कैसे आप लोग। चलो, कल हमने बताया था बेसिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बताए थे हमने। आप लोग को समझ में तो आ गया होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकॉनमी में बताया था, डेवलपमेंट बताया था, ग्रोथ बताया था और पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमी बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन क्या होता है पहले ये जानना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं प्लानिंग कमीशन की। क्या होता है कि जब हम लोग का देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले, उससे कई दशकों पहले, मतलब कई डिकेड्स, ऑलमोस्ट 20-30 डिकेड्स पहले क्या होता है कि एक यूएसए और यूएसआर, जो आजकल रशिया है उसको यूएसएसआर कहते थे, उसके बाद कुछ और कंट्री भी थे, उसको मिला के यूएसएसआर कहते थे। और जो यूएसए मतलब अमेरिका जो है वो यूएसए तो अभी भी है। तो यूएसए यूएसआर में एक टकरार टाइप की थी कि मतलब कौन सुप्रीम है, कौन ज़्यादा ताकतवर है वर्ल्ड में। तो क्या होता है कि यूएसएसआर ने जो इकॉनमी का पैटर्न था वो सोशलिस्टिक अपनाया था और यूएसए ने कैपिटलिस्टिक पैटर्न अपनाया था। लेकिन यूएसएसआर जो सोशलिस्टिक पैटर्न जो यूएसएसआर का था उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी थी। उन लोगों ने क्या किया था, वो लोग इकॉनमी को प्लान करके चलते थे कि वो 5 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान पहले से बनाते थे कि मुझे आगे 10 साल में क्या करना है, इसमें कौन सी इंडस्ट्री बनानी है, कौन से क्या हम लोग का टारगेट रहेगा, किस सेक्टर को मुझे ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है। तो इस हिसाब से वो काम करते थे। और यूएसए में जो अमेरिका, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या होता है कि जो ये होते हैं क्या 1930 तक आते आते, 1928-29 तक आते आते क्या होता है कि डिप्रेशन आ जाता है, मतलब कि बहुत गरीबी आ जाती है पूरे वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट सभी, मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्री जो होते हैं जैसे कि इंग्लैंड हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, और यूएसए अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, ये सब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन। तो बड़ा फेमस है 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, 1929-30 का ग्रेट डिप्रेशन बहुत फेमस है। तो उस समय क्या होता है कि ग्रेट डिप्रेशन होता है और सब जगह दिक्कत हो जाती है उसमें। लोग ग्रेट डिप्रेशन में, डिप्रेशन बेसिकली क्या होता है, मंदी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लोग बेरोजगार होने लगते हैं, उनके उसके काम करने को नहीं होता है। जब काम करने को तो लोग फिर गरीब होने लगते हैं, गरीब होने लगते हैं, फिर लोग मरने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं अपनी दवा कराने के लिए। तो इस टाइप से ऑलमोस्ट सभी प्रोमिनेंट कंट्रीज़ में ये था, जो मेन कंट्रीज सभी में था। केवल एक कंट्री बचा था यूएसएसआर, जिसमें डिप्रेशन नहीं था, उनकी इकॉनमी बहुत बढ़िया से चल रही थी, उनमें दिक्कत नहीं थी। तो रीज़न क्या था? रीज़न था उनकी प्लानिंग। वो इकोनॉमिक प्लानिंग पहले से प्री प्लान रहते थे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, इन सब में कोई प्लानिंग नहीं थी। इसको देख के जो अपने जो नेशन लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इनको ये बहुत इन्फ्लुएंस हुए इस चीज़ से कि हम इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का रूल है, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, यहाँ भी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने, अब क्योंकि वहाँ पे उस समय जो इंडिया में जब आज़ाद नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी, इनइक्वलिटी थी, मतलब कि जो रही अमीर था बहुत अमीर था, जो गरीबी बहुत ज़्यादा गरीब थी, खाने को नहीं था, लोगों को कपड़े तक कहीं थे पहनने को। तो उन लोगों का कहना था कि अगर हम जो हम लोग के नेशनल लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी से, जो यूएसएसआर की थी, उससे बहुत इन्फ्लुएंस थे। तो उनका कहना था कि अगर हम लोग प्लानिंग करके चलें, अगर ये जो ब्रिटिश रूल है इसमें अगर ब्रिटिशर्स प्लानिंग करके चले इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी में, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी एलिवेशन हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, इनइक्वलिटी नहीं रहेगी, लोगों को खाने को मिलेगा, लोग ज़्यादा अनाज उगा सकेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकेगा। इसलिए धीमे धीमे वो क्या करने लगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा प्रेशर डालने लगे
कि हाँ ऐसा जो मीटिंग्स होती थी उनको बुलाया जाता तो उसमें ये कहते थे कि आप प्लानिंग करिए, प्लानिंग करिए। अच्छा, उसी समय क्या था, और भी जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग, पहले पढ़ाई लिखाई इतनी थी नहीं, तो थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे लोग थे उनमें से एक थे विश्वरैया जी थे, जो फर्स्ट इंजीनियर कहे जाते हैं, जिनके कारण 17 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने एक 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 तरीके से इमेजिन करके किया चलाते कि 10 साल में इंडिया कहाँ पहुँचेगा और किस तरीके से पहुँचेगा। उन्होंने एक 10 साल की प्लानिंग कर रखी थी उस बुक में। वो एक तरीके से फर्स्ट इंसिडेंट था प्लानिंग का इंडिया में। तो इस बुक को लोगों ने पढ़ा और देखा, लोग इससे इन्फ्लुएंस है, हाँ ऐसा कर सकते हैं। एक हम लोग के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी इंडिया 2020, उसमें भी उन्होंने बहुत पहले बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने प्लानिंग करके किया था कि इसमें इंडिया 2020 में कैसा होगा, हम लोग क्या करें अभी, तो इंडिया 2020 तक कैसा हो जाएगा। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, कभी फिर से बताएंगे उसके बारे में। तो ऐसे ही विश्वरैया जी ने भी इस तरीके से उन्होंने 10 साल का एक प्लान बना रखा था इंडिया के बारे में, ठीक है। लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए, ये अपने नेशनल लीडर्स भी इन्फ्लुएंस हुए। तो उन्होंने ये 1938 तक आते आते उन्होंने एक अपना जो कांग्रेस में जो उस समय जो जन आंदोलन फ्रीडम के लिए कर रही थी, उसके अंदर ही एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बना दी। किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, जो उस समय उसके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने बनाई। और उसका चेयरमैन, उसका हेड किसको बनाया? जवाहरलाल नेहरू को बनाया। तो अब देखो, जो हम लोग के जो मेन लीडर्स थे वो सभी इन्फ्लुएंस थे इन सब चीज़ों से कि प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर प्लान नहीं करेंगे ये चीज़ को तो बड़ा एब्सर्ड होगा, मतलब कि इस तरीके से बड़ा हौश पौश हो जाएगा। तो इसलिए जो है सही से इकॉनमी रन नहीं हो पाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी कंट्री का। तो इस तरीके से वो मानते थे और उसके इन्फ्लुएंस में नेहरू जी भी थे। तो हमारे फिर जब देश आज़ाद होता है, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो जैसे 1947 आज़ाद होता है, 1950 में ही वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं जिसका काम होता है केवल प्लान करना कि इकॉनमी, इंडिया की इकॉनमी में किस तरीके से होना चाहिए, आज से 5 साल बाद कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इस टाइप से प्लान करना। तो उसको कहते हैं प्लानिंग कमीशन। उस बॉडी के हेड वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। तो 1950 में ये जो है ये बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब इसके बेसिकली जैसे तो प्लान करें तो प्लान ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि हाँ बैठे हो प्लान कर लिया। उसके लिए क्या जो प्लानिंग जो कमीशन होगा, जो इसको जो बॉडी बनी है, ये बेसिकली इसके फंक्शन क्या होंगे, किस तरीके से प्लान करेंगे। पहले तो देखेगी हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो उसमें वही लिखा हुआ, ऐसे आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ कि प्लानिंग कमीशन एट सेंटर मेक्स ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ अवेलेबल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन द कंट्री, ठीक है। तो जो हमारे पास चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हमें क्या क्या चीज़ें और लानी है, किस तरीके से करना है, ठीक है। अब उसमें लोगों को क्या नीड है, मुझे उनको कंट्री को क्या करना चाहिए जिससे कि लोगों की नीड पूरी हो। तो इस तरीके से वो लोग पहले सर्वे करते थे। तो अब उसके बाद फिर क्या करते थे, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक गोल डिसाइड करते थे कि 6 मंथ्स में क्या करना है, 1 ईयर में क्या करना है, फिर 5 ईयर में क्या क्या हो सकेगा, इस टाइप से। उसके बाद वो प्रायोरिटी डिसाइड करते थे कि मुझे पहले, जैसे कई सारे गोल हैं कि हाँ जैसे कि मुझे ये बनना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, कई सारे काम करने हैं, लेकिन उसमें भी जो पहले नंबर पे क्या करना है तो उसको प्रायोरिटी डिसाइड करते थे। जैसे कि अब रोड भी बनानी है, ठीक है, हॉस्पिटल्स भी बनाने हैं, स्कूल्स भी बनाने हैं, लेकिन फार्मिंग के लिए अनाज भी उगाना है ना। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी, तुम बताओ। प्रायोरिटी यही होगी ना कि पहले अनाज उगाएं, क्योंकि लोगों को पहले खाना तो भरपेट खाना तो दें। तो इस टाइप से वो प्रायोरिटीज़ भी डिसाइड करते थे। आज रोड बना दी, वहाँ खाने बेचारे लोग भूखे पड़े मर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। तो इस टाइप से वो प्रायोरिटीज़ भी डिसाइड करते थे, ठीक है। और उसके बाद जब ये प्लानिंग कमीशन बन गया तो प्लान तो बन गया, लेकिन इसके लिए कोई ऐसे बॉडी होनी चाहिए जो इस प्लान को इसमें देखे और इसको एक्सेप्ट करे,
जो गवर्नमेंट में ले जाए और इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करे पूरा ऑल ओवर इंडिया। तो ऐसे ही एक काउंसिल बनती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें भी हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, और उसमें सभी स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रहते हैं इसके मेंबर्स, और कुछ यूनियन मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर्स रहते हैं। ये लोग मिलकर जो प्लानिंग कमीशन बनाता है उसको देखते हैं और कहते हैं इसमें ये सही है गलत, हाँ, फिर बाद में वो एक्सेप्ट करते हैं, कई सारे इटरेशन के बाद वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो हर एक स्टेट में भेज देते हैं, अब स्टेट की जिम्मेदारी होती है उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। ये होता है प्लानिंग कमीशन की तरह काम करना ऐसे में। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि जो ये होता है प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक तरीके से दोनों कपल्ड बॉडी थी, मतलब एक दूसरे की पूरक थी। अगर वो जब बनाएगा तभी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, प्लानिंग कमीशन जब तक प्लान बनाएगा तभी एक्सेप्ट करेगा, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तब तक प्लानिंग कमीशन का प्लान धरा का धरा रहेगा, कुछ वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एक रूल नहीं बन पाएगा, ये समझ लो, ठीक है। तो अब आता है, अब बेसिकली क्या होता है कि जो प्लानिंग होता है उसमें कोई भी तो चीज़ लोग में घर में भी चीज़ें प्लान की जाती हैं, तो क्या होता है किस लिए प्लान की जाती हैं, चीज़ें अच्छी तरीके से हों, ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। वही चीज़ इसमें भी होता है कि प्लानिंग क्यों करते हैं, प्लानिंग कोई कंट्री इसलिए करता है कि उसका डेवलपमेंट हो सके, इकॉनमी बिगर हो, बड़ी हो, स्ट्रॉन्ग हो। कैसे होगी, जब वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन किस चीज़ का ज़्यादा होगा, जो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, पेट्रोल ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, ये कंप्यूटर्स, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज सब ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी। ऐसी एग्रीकल्चर में ग्रेन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, पल्सेस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, एग्रीकल्चर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा वो बिकेगा, तो उतना पैसा मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा इकॉनमी स्ट्रांग होगी, ठीक है। अब जो होता है, जो अब मान लीजिए कि ग्रेन्स मतलब एक कंट्री में फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो केवल 10 मीट्रिक टन जो है ग्रेन्स का कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है 15 मीट्रिक टन हो रहा है, तो 5 मीट्रिक टन एक्स्ट्रा हुआ ना, तो एक्स्ट्रा वो फिर बाहर दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो अब वो जब बेचा जाएगा तो बाहर के जो करेंसी होगी वो इंडिया में आएगी, इसको फॉरेन रिजर्व कहते हैं, फिर उसको घर रख ली जाती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है उतना, जैसे अमेरिका को बेचा गया, अमेरिका के डॉलर आए, जितना भी एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिकन डॉलर में ही होता है। जैसे कि उसके मैंने कोई चीज़, जैसे यहाँ पे इंडिया में रुपये चलते हैं, वैसे ही वर्ल्ड में US डॉलर चलते हैं। कोई भी चीज़ आप बेचो तो आपको US डॉलर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा US डॉलर होते हैं उतना माना जाता है कंट्री उतना प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना आप प्रोग्रेस करोगे, तो वही चीज़ है। और जितना अच्छा इंपोर्ट करोगे, मतलब कोई चीज़ आप बाहर से खरीदोगे, आप इंडिया में लाओगे, तो उसको क्या दोगे, US डॉलर दोगे। तो जो यहाँ पर जो US डॉलर खर्च करोगे, इसका मतलब तो US डॉलर कम हो रहे हैं, US डॉलर कम हो रहे हैं, इसका मतलब कि तुम उतना डी प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब जितना एक्सपोर्ट करो उतना प्रोग्रेस, जितना इंपोर्ट करो उतना डी प्रोग्रेस। अच्छा, दूसरा मतलब कि अब कोई कंट्री ऐसा हो सकता है जो एक्सपोर्ट ही करे, इंपोर्ट ना करे, नहीं, सब कुछ करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आजकल सब कुछ होता है। तो ये देखा जाता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम हो, जिससे कि जो US डॉलर जो है बढ़ता रहे, घटे ना। जैसे इतना प्लस माइनस, जैसे 5-10 तुमने एक्सपोर्ट किया, 8 का इंपोर्ट किया इस महीने, तो 8 का इंपोर्ट किया तो 8 और 10 प्लस हुआ, 8 माइनस हुआ तो बचा 2। नेक्स्ट मंथ तूने 15 का एक्सपोर्ट किया, 10 का इंपोर्ट किया, तो 15 माइनस 10 5 प्लस हुए, इधर लास्ट पिछले महीने के 2 प्लस थे, मतलब 7 USD हो गए, समझे। तो इसका मतलब कि वो बढ़ रहा है। ऐसे ही तुम अगर ज़्यादा करते तो घटता जाएगा, एक बार 0 हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से क्या होता है कि कंट्री प्रोग्रेस करती है। उसके बाद फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, इसको जो US डॉलर बाहर की करेंसी का जो रिज़र्व होता है, जो इकट्ठा किया जाता है, उसको फॉरेन रिजर्व कहते हैं, ठीक है।
तो अब हर एक तभी प्लानिंग इसलिए की जाती है कि हर एक कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन बढ़ाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है इट सेट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ कंट्री। जैसे कंट्री का नीड्स होता है, जैसे मैंने बताया पहले ही कि जैसे कंट्री का नीड होता है उस टाइप से प्रायोरिटी डिसाइड होती है, उसी टाइप से ये फंक्शन करता है कि ये पहले ये अब जैसे कि मान लीजिए कि रोड डेवलपमेंट करना है तो पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो रोड पर डेवलप करेगी, फिर उन्हें हॉस्पिटल बनाएगी, इस टाइप से। अगर फार्मिंग करना है तो पहले वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ सिंचाई के लिए चीज़ें तैयार करेगी, उसके बाद वो केमिकल इंडस्ट्रीज फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करेगी, उसके बाद फर्टिलाइज़र। तो इस टाइप से धीमे धीमे एक एक चीज़ आती है। उसके बाद फिर जब फर्टिलाइज़र हो जाएगा तो फिर जो है किसानों को देगी, तो इससे फर्टिलाइज़र जब किसानों को देगी तो ज़्यादा वो फिर प्रोड्यूस कर पाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगला लिखा है इट सुपरवाइजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अच्छा, ये प्लानिंग कमीशन ये भी देखता है कि जो रिसोर्सेज हैं कितने हैं। ऐसे कि वो प्लानिंग कर रही है 1000 चीज़ का, अवेलेबल ही नहीं है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए पहले तो ये देखेगा कि है भी कि नहीं, और है तो कितना है। ठीक है, और फिर बाद में ये जो भी चीज़ हर एक जो कंट्री का हर एक व्यक्ति उसके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जैसे कि कुछ प्रोड्यूस हुआ तो देखा ऐसा नहीं, कुछ लोगों ने इकट्ठा करके रख लिया और बाकी लोगों को पहुंच ही नहीं रहा है, तो इट रेगुलेट्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एज ए रिजल्ट इट हैज़ enabled द गवर्नमेंट टू strengthen कंट्रीज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और इससे क्या होता है कि जो प्लानिंग से जो गवर्नमेंट जो को सपोर्ट करती है, जिससे कि वो कंट्रीज़ का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सके। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यही सब आता है, इंडस्ट्रीज, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर, सब यही चीज़ आता है, मशीनरीज। इट एम्फेसाइजेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज दैट। अब क्या हो रहा है कि आगे जो बता रहे हैं वो अभी तक देखिए 12 5 ईयर प्लान आ चुके हैं जब से देश आज़ाद हुआ है अभी तक का। तो हर एक 5 ईयर प्लान की कुछ ना कुछ एक टारगेट प्रायोरिटीज़ थी। जैसे फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान का किया था जो 1950 में जो आया था, उसका क्या था कि वो जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैक्सिमम करेगा, मैक्सिमाइज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, फिर दूसरा 5 ईयर प्लान आया, उसने क्या किया कि हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है जैसे कि पेट्रोकेमिकल और हैवी मशीनरीज, पावर प्रोडक्शन, ठीक है, इस इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा करेंगे, कहते हैं लगाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग 5 ईयर प्लान का अलग अलग टारगेट्स थे और हर एक 5 ईयर प्लान में उस टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश की गई और कुछ अचीव हो पाए, कुछ हद तक थोड़े बहुत रह गए कि हाँ कुछ कारणवश। जैसे कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान आया उसमें क्या होता है, इंडिया चाइना वॉर हो गई थी, फिर तो इस वजह से उसमें फिर ज़्यादा मतलब उसमें 5 ईयर प्लान में हो नहीं पाया कुछ, इसलिए वो पिछड़ गए। तो इसलिए देखो इट्स एम्फेसाइजेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज दैट हैज़ बेनिफिटेड द बोथ इंडस्ट्रियल एज वेल एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ह्यूज पावर प्रोजेक्ट हैव बीन सेट अप टू इंक्रीज पावर जनरेशन विच इज़ एसेंशियल टू ऑल सेक्टर्स। अब जैसे कि इंडस्ट्री देखे, इसमें जो ये 5 ईयर प्लान है उसमें से कुछ 5 ईयर प्लान ने हैवी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने को कहा, उसने एम्फेसाइज कहा, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए, पावर प्रोजेक्ट, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। जैसे कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के थ्रू जो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया, इस टाइप से भाखड़ा नागल डैम बनाया गया, जिससे कि वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस हो सके जो फार्मर्स को दी जा सके, और दूसरा वहाँ से कैनाल्स बन सके जो इरिगेशन के काम आ सके। तो ये देखो इस बिजली जो है वो इंडस्ट्रीज में भी जा रही है, इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, साथ में इरिगेशन भी हो रहा है। तो ये इस तरीके से सभी सेक्टर्स के लिए ये बेनिफिशियल रहा है। प्लानिंग हैज़ मिनिमाइज द रीजनल इम्बैलेंस थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे कुछ एरिया थे जो बहुत पिछड़े हुए थे, जैसे कि यूपी था, यूपी में पहले बहुत दिक्कत थी, उसके बाद जब प्लानिंग हुआ तो इसमें क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, जिससे कि यहाँ भी लोग प्रॉस्परस हुए। ठीक है, ये भी फ़ायदा हुआ।
A most striking feature of our planning is that it is based on socialistic pattern, where most of the heavy industries, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होती हैं, और बाकी छोटी मोटी जो FMCG या फिर कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। तो ये सोशलिस्टिक पैटर्न पे बेस्ड होती हैं अपनी प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग बेस्ड है। चलो अभी इतना ही, आगे फिर